हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 56 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है किसान और काश्तकार। ठीक है। उसके बाद है अवधि, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को किसान और काश्तकार पाठ के बारे में ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र इंग्लैंड में हुए आधुनिक खेती की शुरुआत के बारे में जानने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को कॉमन्स का दौर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक, कक्षा कक्ष सामग्री इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत। ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भारत। अब इस भारत शब्द को लेकर
छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत देश की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं गांव में, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कृषि, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, कृषि कौन करता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं किसान, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, किसान और काश्तकार पाठ के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो सब अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग इतिहास विषय के किसान और काश्तकार पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, 1 जून 1830 की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलियान जलकर राख हो गया है, ठीक है। बाद के महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे जिलों में भी दर्ज की गई। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती और कहीं तो पूरा का पूरा फार्म हाउस ही जल जाती। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया। इसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला, जिसमें तोड़फोड़ की ये घटनाएं पूरे दक्षिणी इंग्लैंड में फैल गई। इस दौरान लगभग 387 थ्रेसिंग मशीनें तोड़ी गई। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि वे इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि इनके कारण मेहनतकशों की रोजी छीन गई है। ज़्यादातर खेतों पर कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे। जमींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर भी हमला न बोल दें। इस चक्कर में बहुत सारे जमींदारों ने तो अपने मशीनें खुद ही तोड़ डाली। जवाब में सरकार सख्त कार्रवाई की। कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था जो सर्वहारा वर्ग थ्रेसिंग मशीनों के विरोधियों का प्रतिनिधित्व करता था। कैप्टन स्विंग के नाम से डरावने पत्र लिखे जाते थे, जिसके द्वारा धनी या जमींदार लोगों को थ्रेसिंग मशीनों के विरोध में धमकियां दी जाती थी। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों का भी ध्यान ना भटके। तो हेडिंग देंगे इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत। पहला पॉइंट में लिखेंगे 1 जून 1830 की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलियान जलकर राख हो गया है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था जो सर्वहारा वर्ग थ्रेसिंग मशीनों के विरोधियों का प्रतिनिधित्व करता था। कैप्टन स्विंग के नाम से डरावने पत्र लिखे जाते थे, जिसके द्वारा धनी या जमींदार लोगों को
थ्रेसिंग मशीनों के विरोध में धमकियां दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, इंग्लैंड के मेहनत कशों द्वारा भेजे गए धमकी भरे खतों पर किसके हस्ताक्षर होते थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कैप्टन स्विंग। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, इंग्लैंड में गरीब मध्यवर्ती क्षेत्रों से दक्षिणी प्रांतों की ओर अग्रसर क्यों हुए? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कृषक मेहनत कशों की मांग पूर्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे खुले खेतों और कॉमन्स का दौर, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक क्या बताते हैं, 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। पहले इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी खुला खुला हुआ करता था, ना तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी और न ही उसकी बड़ाबंदी की गई थी। किसान अपने गांव के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे। साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गांव के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे। जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे। कोशिश यह होती थी कि हर किसान को अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले। खेती की इस जमीन के पूरे साझा जमीन होती थी। कॉमन्स की इस साझा जमीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। यहाँ वे अपने मवेशी और भेड़ बकरियाँ चराते थे, जलावन की लकड़ियाँ बीनते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। जंगल में वे शिकार करते और नदियों तलैयों में मछली पकड़ते। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की यह अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से ही बदलने लगी थी। 16वीं सदी में जब उनके दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए उनका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और बेहतर चारागाहों की आवश्यकता हुई। नतीजा यह हुआ कि साझा जमीन को काट छांट कर घेरना शुरू कर दिया गया ताकि एक की संपत्ति दूसरे से या साझा जमीन से अलग हो जाए। साझा जमीन पर झोपड़ियां डालकर रहने वाले ग्रामीणों को उन्हें निकाल बाहर किया और बड़ा बंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। यह बड़ाबंदी की शुरुआत थी। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे खुले खेतों और कॉमन्स का दौर। पहला पॉइंट में लिखेंगे 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की यह अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से ही बदलने लगी थी। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे 16वीं सदी में जब उनके दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए उनका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं 16वीं सदी में किस कारणवश इंग्लैंड में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की अर्थव्यवस्था बदलने लगी थी? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं विश्व बाजार में उनके दाम बढ़ जाने के कारण। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं 16वीं सदी में इंग्लैंड में जमीन की बड़ाबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं भेड़ पालन को बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे
यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, कैप्टन स्विंग कौन था। दूसरा प्रश्न करते हैं, इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, इंग्लैंड में हुए बड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न करेंगे, 16वीं सदी में किस कारणवश इंग्लैंड में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की अर्थव्यवस्था बदलने लगी थी। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करेंगे, कैप्टन स्विंग कौन था। यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।